लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो गया है और इस बेहद खास शो में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी 10 सीटों के बारे में जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ और ऐसी 10 सीटों के बारे में जहां सबसे कम मतदान हुआ है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 10 सीटों पर बम्पर मतदान क्यों हुआ और जिन 10 सीटों पर कम मतदान हुआ वो क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कल जो पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 चुनावों के चौथे चरण के मुकाबले इस बार कुछ कम हुआ है मतदान। कल 96 सीटों पर वोटिंग हुई है जिसमें कि 67.25% मतदान कल हुआ है, जबकि 2019 की अगर हम बात करें तो इन्हीं सीटों पर आंकड़ा 69.1% 69.1% रहा था। और इसके बाद हम आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां सबसे कम और सबसे ज्यादा मतदान हुआ। कल जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें सबसे कम मतदान श्रीनगर में हुआ है, यहां पर 38% मतदान हुआ। हालांकि श्रीनगर में 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव था और श्रीनगर से पिछले सारे रिकॉर्ड यहां पर इसने तोड़ दिए। यहां पर 2019 के मुकाबले 26% ज्यादा मतदान हुआ। वहीं कल सबसे ज्यादा अगर आंध्र प्रदेश के अमलापुरम की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यहां पर 83% मतदान हुआ है। और हमारे साथ खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आकलन करेंगे। कल चौथे चरण का भी मतदान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि लगातार चौथा चरण कल हुआ है और यहां पर मतदान प्रतिशत इस बार भी कम रहा। पिछली बार हमने देखा था 69.1 था और इस बार थोड़ा घटा है 67.25। कैसे देखें जी? इस बार जो मतदान घटा है वो सबसे कम घटा है। हाँ। बाकी 3 फेजेस को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये एक जरूर पॉजिटिव बात है। और इस बार जो टर्नआउट भी हुआ है वो आई थिंक ये तीनों फेजेस में सबसे ज्यादा हुआ है, चारों फेजेस में सबसे ज्यादा हुआ है, तो ये एक जरूर पॉजिटिव बात है। हाँ, लेकिन ऑन एन ओवरऑल बेसिस टर्नआउट जो है वो अभी भी 1.5 से 2% कम है जो 2019 में हुआ था। और उसके कई कारण जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। एक तो जरूर हीट वेव है, दूसरा क्योंकि ये वेवलेस इलेक्शन है तो दोनों तरफ से जो है वो वोटर्स शायद उतने एंथुजियास्टिक नहीं है कि बाहर निकल करके वोट करें। कुछ को लगता है कि मिशन 400 की वजह से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है बीजेपी का कैडर, या और कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि इलेक्शन एक ये डन डील लग रहा था या डन डील लग रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे ऑपोजिशन वोटर्स भी हैं जो बाहर निकल के नहीं आए हैं। और 3-4 हालांकि अगर आप राज्यवार देखें तो हर राज्य में लगभग पिछले बार की कंपैरिजन में कम वोटिंग हुई है, लेकिन एसेंशियली बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य जो हैं ये ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज को पुल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो है औसतन जो 67% इस बार हुआ है उससे भी कम वोटिंग हुई। जी अमिताभ जी, एक चीज गौर करने वाली बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर में से कल एक श्रीनगर सीट पर भी मतदान हुआ है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर में ये वोटिंग हुई है। वोटिंग हालांकि जो हम तमाम आकलन कर रहे हैं उसमें सबसे कम हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ा है। उसको आप कैसे देखते हैं? 38% यहां मतदान हुआ है। देखिए, क्लियरली ये दिखाता है कि 370 हटने के बाद जो है वहां पर लोगों में एक उत्साह है। पिछली बार 14% था और इस बार 38% है, यानी लगभग 150-200% का राइज है। तो क्लियरली जो एसिमिलेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, जो एक इंटीग्रेशन है पूरे भारत रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, वो क्लियरली दिख रहा है। और इस बार बॉयकॉट कॉल भी नहीं था, तो लोग ज्यादा संख्या में जरूर निकल करके आए हैं पिछली बार ये कंपैरिजन में। और आगे के चुनावों में जब विधानसभा का चुनाव होगा और आगे चुनाव होगा तो स्थिति जब और नॉर्मल हो जाएगी तो ये नंबर जो है हमको नेशनल लेवल के एवरेज पे भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहे। श्रीनगर में हमने देखा 38% मतदान हुआ है, हालांकि सबसे कम वोटिंग हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहां पर इस बार मतदान ज्यादा हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर वोटिंग हुई है। नजीर मसूदी इस पूरी सीट पर नजर बनाए हुए थे, आइए देखते पहले उनकी ये रिपोर्ट। श्रीनगर में 38% वोटिंग अपने आप में एक ऐतिहासिक है।
क्योंकि ये 35 साल बाद इस तरह की वोटिंग हुई जब हिंसा का कोई डर नहीं था, मिलिटेंसी का कोई डर नहीं था, या इलेक्शन चुनाव बहिष्कार की कोई काल नहीं थी अलगावादियों की तरफ से। धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर में यह पहला इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, और इसमें इस तरह लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना उन जगहों पे जहां बिल्कुल बाइकाट होता था, बहिष्कार होता था, जैसे पुलवामा इलाके में जहां पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिर्फ 1% वोट पड़े और आज 40% से ज़्यादा वहां वोट पड़े। श्रीनगर की जो शहर में जब हमेशा लोग बहिष्कार करते थे, लोग वोट डालने देते नहीं थे, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकले। कहीं जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मेरी बात हुई, उनने कहा कि कई एक चीज़ें हैं जिसमें यहाँ की स्थिति जो पिछले 5 साल से ठीक हुई, उस वजह से लोग वोट डालने के लिए निकले। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैंपेनिंग अच्छी की, कहीं ज़्यादा कैंडिडेट थे, 2 दर्जन कैंडिडेट थे, उसकी वजह से लोग निकलने के। स्वीप एक्टिविटी हुई जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ताकि लोगों में जो अवेयरनेस जागरूकता वो की जानकारी दी, इलेक्शन में हिस्सा लेना कितना अहम है, वोट डालना कितना, उससे मदद मिली। और सबसे बढ़ के लोगों को ये एहसास हुआ कि वोट के बगैर कोई चारा नहीं है, वोट ही हर मसले का हल है। और जो कल का जो वोट है वो उन सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स या लीडर्स को श्रद्धांजलि है जिन्होंने 1990 से सिर्फ वोट के हक के लिए, राजनीति को, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपने जाने दी है। कल मेरी एक बात हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुलवामा में लीडर गुलाम मुहिद्दीन मीर से। गुलाम मुहिद्दीन मीर पे 1 दर्जन आतंकी हमले हुए। 1994 में उसका बाप जो एमएलए था उससे भी मारा गया, खुद भी 1 दर्जन हमलों में बच पाया। जब वो वोट डालने के लिए निकला तो वो पोलिंग बूथ वहीं पे था जहां 2018 में उस पर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिसमें उसका पीएसओ भी मारा गया था। तो कुल मिला के इस तरह से जो हैं गुलाम मुहिद्दीन जैसे लोग हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़े। सैकड़ों लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, वोट की अहमियत को कायम रखने के लिए, और बिलाखिर किसी हिंसा के बगैर लोगों या बहिष्कार की चाल के बगैर लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पॉलिटिकल पार्टीज का सभी खुश हैं, कौन जीते या कौन हारे, उससे पहले ही लोगों ने बहिष्कार की, इलेक्शन बहिष्कार की राजनीति को हरा दिया है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों को मुबारकबाद दी, खुशी का इजहार किया। यहाँ लेफ्टिनेंट और सबों ने ये कहा किस तरह बदलाव हुआ है। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने लोगों को कहा था कि आप वोट दो, क्योंकि ये वोट सरकार की तरफ से 370 हटाने के खिलाफ होगा। तो लेकिन सरकार का कहना है कि ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ कि 370 को हटाया गया और आज किसी खौफ के बगैर लोग वोट डालने के लिए निकले। तो नज़ीर को आपने सुना, बिना किसी खौफ के श्रीनगर में लोग वोट करने के लिए निकले। 38% इस बार वहां पर मतदान हुआ है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली दफ़ा यहां पर ये वोटिंग हुई है। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक, हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं जो कल चौथे चरण का मतदान हुआ है। अमिताभ जी, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात, जैसा कि आपने भी कहा, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, यहाँ पर मतदान कम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मतदान वाली सीटों की अगर हम बात करें चौथे चरण की, तो ज्यादातर मैं देख रही हूँ अमलापुरम, एलूरू, चित्तूर, मछलीपट्टनम, साउथ जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आंध्र प्रदेश का जो अमलापुरम है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 83%, 83% यहाँ पर मतदान हुआ है। जी, एक एंगल इसमें यह भी है कि जहां पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है वहां पर नॉर्मली मतदान ज्यादा हो रहा है। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें या तेलंगाना की बात करें, दोनों जगहों पर, क्योंकि इस बार फियर्स कंपटीशन है। आंध्र में टीडीपी और जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट बना रही है, जिसकी वजह से बीआरएस जो है, केसीआर की पार्टी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव हारने के बाद धीरे धीरे हो सकता है कि हाशिए पर चली जाए। और कुछ सीट्स जैसे वर्धमान
की आप बात कर रहे हैं, और एक दो और जो शहर आप दिखा रहे हैं वो बंगाल में भी है। बंगाल में हाँ। हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली हमेशा ज्यादा वोटिंग होती है, और इस बार वहां पर भी कंपटीशन जो है वो काफी टफ है। आप दुर्गापुर सीट के बारे में भी दिखा रहे हैं जहां पर अच्छी वोटिंग हुई है, तो वहां से भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष लड़ रहे हैं, उनके सामने कीर्ति आजाद कैंडिडेट है, तो वहां पर भी एक टफ कंपटीशन है जिसकी वजह से टर्नआउट जो है वो ज्यादा है। तो बिहार और यूपी में एक ये भी इंडिकेशन है लो टर्नआउट का कि कंपटीशन उतना ज्यादा शायद नहीं है, जिसकी वजह से टर्नआउट वहां पर कम हो रहा है। तो आप बता रहे बंगाल में भी एक बहुत बड़ी वजह, ज्यादा कंपटीशन जहां होगा, मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा। यहाँ 4 चरण बीत चुके हैं, 3 चरण अभी शेष है, 163 सीटें बाकी है। उम्मीद की जाए कि शायद जनता थोड़ा निकलेगी अभी भी। देखिए, अब जो सीटें बची हैं लगभग 70% सीटों पे मतदान हो चुका है, 30% पे बचा है, और अब जो बचा है, जो बची है सीटें, अब वो लार्जली ज्यादा से ज्यादा हिंदी हार्टलैंड, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, इन सीटों में पोलिंग होनी बाकी है, और ईस्ट जो कि आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और कुछ महाराष्ट्र की भी सीटें बची हुई हैं। तो क्योंकि हमने देखा है कि बंगाल में अच्छी वोटिंग हो रही, लेकिन बिहार, यूपी में एनीवेज कम वोटिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आगे के चरणों में भी ये 2-3% का फासला जो है पिछली बार के कंपैरिजन में हमें देखने को मिले, क्योंकि लगता है कि अब ये ट्रेंड बन चुका है इस चुनाव का कि इस चुनाव में पिछली बार के कंपैरिजन में 2 से 3% कम टर्नआउट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि दाता जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाकी फेजेस में निकल करके आए और विश्व के सबसे बड़े लार्जेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। जी अमिताभ जी, यहाँ क्योंकि अभी तक चारों चरणों का अगर आप आकलन करें तो आप बता रहे जैसे कि कोई वेव नहीं है, तो माना जाए जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जनता के जहन में हावी हैं इस वक्त। स्थानीय मुद्दे हावी हो चाहे नहीं, स्थानीय मुद्दों की बात जरूर कुछ राज्यों में हो रही है। देखिए, पिछली बार क्या था, जैसे 2014 की बात करें तो 2014 में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा था। 2G, CWG, इन सारे करप्शन स्कैम्स को प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त उठाया था। 2019 में कहीं ना कहीं बालाकोट और पुलवामा, ये जो है वो मुद्दे बन गए थे, जब पाकिस्तान के घर में घुस करके भारत ने एक एयर स्ट्राइक किया था पुलवामा ब्लास्ट के रिस्पॉन्स में। तो एक वो चार्टर था। इस बार एक कोई नेशनल थीम या चार्टर नहीं है, तो जब नेशनल थीम या चार्टर नहीं होता है, कोई एक सेंट्रल मुद्दा नहीं होता है, और जो मुद्दा बना भी रही है भाजपा वो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, विकसित भारत 2047 तक एक्सेट्रा, और कांग्रेस पार्टी अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज वगैरह, जो कि हर चुनाव में वो मुद्दे होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि एक नेशनल सेंट्रल थीम नहीं है, चैटर जो होता है, जो बातचीत होती है सीट पे लोगों के बीच, वो लोकल हो ही जाती है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो साइलेंट वोटर है, जो महिला वोटर है, जिसका टर्नआउट जो है वो 2019 में कंपैरेटिवली ज्यादा था पुरुषों के मुकाबले, इस बार आंकड़े आ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ राज्यों में इस बार भी ज्यादा है और 12-13 राज्यों में उनकी संख्या ज्यादा है। और जो लाभार्थी फैक्टर है, जो प्रधानमंत्री मोदी के स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज हैं, ये दो जो वोट ब्लॉक है, ये साइलेंट वोट ब्लॉक है। ये आपको किसी भी सीट पे, किसी भी सर्वे में ऐसी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते या बात करते नहीं दिखेंगे। तो यही लोग जो है वो इस चुनाव में किंग मेकर का रोल प्ले कर सकते हैं, महिलाएं। तो ये आपने बिल्कुल खास बात बताई, जो साइलेंट वोटर है, खासतौर से महिलाएं जो कैमरे के आगे बहुत सी चीज़ें बात करने के लिए शायद इतना सहज महसूस नहीं करती, लेकिन उनके वोट की कीमत भी वही है जो एक किसी भी इंसान के वोट की कीमत होती है। क्या उनके जहन में चल रहा है, इसका भी हम आकलन करेंगे। और अमिताभ जी, हम ये भी बात करेंगे कि जो कम जहां पर मतदान हुआ है वो 10 सीटें भी हम दिखाएंगे, लेकिन उसमें कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो मतदान हो रहा है वो किस प्रोपोर्शनेट में हो रहा है, वो उसमें क्या अंतर पा रहे हैं, वो भी आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो चुनाव इंडिया का इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 4 चरणों का मतदान अब तक हो चुका है। हम आकलन कर रहे हैं किस तरह से वोटिंग परसेंटेज की, और साथ ही
हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं इस बार का जो चुनाव चल रहा है। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ है। अमिताभ जी, 4 चरणों का मतदान हो चुका है। ग्रामीण और शहरी वोटरों में क्या अंतर आप पा रहे हैं वोटिंग के लिहाज से? देखिए, अगर आप फेज 4 भी देखेंगे तो उसमें क्लियरली पुणे जो एक शहरी क्षेत्र है, हैदराबाद, सिकंदराबाद, इन सब इलाकों में 50% से भी कम की वोटिंग हुई। तो क्लियरली, और हमने पहले देखा है कि चेन्नई, बैंगलोर, इन सब इलाकों में भी रूरल एरियाज के कंपैरिजन में कम वोटिंग हुई है। तो क्लियरली जो ट्रेंड है पहले का भी कि शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग होती है, वो इस बार भी हमको देखने को मिल रहा है 2024 में भी, और फेज 4 में भी उसका जो ट्रेंड है वो क्लियरली दिख रहा है। अर्बन एपैथी जिसको कहते हैं कि अर्बन वोटर जो है वो कहीं ना कहीं, कुछ वोटर्स का ये मानना है कि उनकी लाइफ में गवर्नमेंट का कोई खास रोल होता नहीं है। ये जो वर्ग है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो सरकार पे अपने लाइफ के लिए डिपेंडेंट नहीं है। बहुत ज्यादा स्कीम्स में उनको लाभार्थी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उनकी इनकम लिमिट जो है वो मिनिमम इनकम लिमिट से ऊपर होती है। इन सारी बातों की वजह से कहीं ना कहीं अर्बन क्षेत्रों में कम वोटिंग होती है और वही हमें देखने को मिल रहा है इस बार। जी, कल यहाँ पर अब मतदान, क्योंकि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी हो गया और कुल एमपी की 29 सीटों हैं, उन पर मतदान हो चुका है। अमिताभ जी, बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जो है वो दशकों से हम जानते हैं एक गढ़ रहा है। दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी आई थी वापस से सत्ता में। क्या लोकसभा में वैसा परफॉर्मेंस दिखा पाएगी मध्य प्रदेश की बात करें तो? देखिए, बीजेपी का यूपी और गुजरात के बाद एक तरह से मध्य प्रदेश जो है वो तीसरा सबसे बड़ा गढ़ आज के रूप में बनकर के उभरा है। विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी को एक बम्पर जीत मिली थी जो कि अब अप्रत्याशित थी कहीं ना कहीं। तो पिछली बार भी सिर्फ एक सीट जो है वो छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ जी की ट्रेडिशनल सीट है, वही कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार भी अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स के ऊपर जाएंगे तो 2-3 सीटों पर टक्कर है। छिंदवाड़ा उसमें से एक सीट है जहां से दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। वो एक इमोशनल पिच कर रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है राजगढ़ से। वहां एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। रतलाम में जहां से कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता हैं, वहां पर भी जो है इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और फग्गन सिंह कुलस्ते के सीट पर भी टक्कर है। तो जो हम देखेंगे कि जो एसटी रिजर्व सीट्स है वहां पर जरूर कहीं ना कहीं इस बार ये जो नैरेटिव रहा है विपक्ष का कि अगर इस सरकार को 400 सीटें मिल जाती हैं तो वो आरक्षण खत्म कर देगी, ये नैरेटिव कहीं ना कहीं बूथ लेवल तक पहुंच गया है। अब इसका कितना असर होता है, बीजेपी इसको कितना न्यूट्रलाइज कर पाती है, वो देखने वाली बात है। हालांकि 2 से 3 से 4 सीटों पर ही हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो जैसे ही वोटिंग खत्म होती है किसी भी चरण, उसके बाद हम अगले दिन उसका आकलन करते हैं और हमारे साथ हर बार होते हैं अमिताभ तिवारी जी, जो हर सीट दर सीट जो है उसका आकलन करते हैं।